नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो हमारे पड़ोसी देश जिससे हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, यानी नेपाल की खबर से कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, आज वहां से ऐसी तस्वीरें आई जिसने सभी को झकझोर दिया। काठमांडू आज जलता हुआ नजर आया। संसद भवन से लेकर सड़क तक लाखों की संख्या में युवा बेकाबू होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस लाठियां चला रही, रबड़ बुलेट दाग रही है और कई जगह हवाई फायरिंग भी हुई। अब तक जो खबर आई है उसके अनुसार 18 से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि हो चुकी है, 18 मौतों की पुष्टि हुई है और ये कहा जा रहा है कि कई सैकड़ों घायल हुए हैं। ये संख्या 100 से ज्यादा पार है घायलों की संख्या। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक क्रांति है जिसे नेपाल के युवा जन विद्रोह कह रहे हैं। और इस क्रांति की चिंगारी बनी है ओली सरकार का तानाशाही फैसला, वो फैसला जिसे युवाओं ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा। दरअसल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल 4 सितंबर को नेपाल की ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन समेत 26 विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। कारण बताया गया कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। पहला, ओली सरकार जानती है कि इसी सोशल मीडिया ने फरवरी-मार्च 2025 में हुए हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के आंदोलन को ताकत दी थी। दूसरा, अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को प्रतिबंधित करके ओली ने चीन की कंपनियों जैसे टिकटॉक, वीचैट, इन सभी को खुला मैदान दे दिया है। और तीसरा, सबसे बड़ा, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगातार वायरल हो रहे थे, जिनको दबाने के लिए ओली सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए। यानी एक झटके में ओली ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर दिया। खास तौर पर यह हमला चीन की गोद में जाकर जिस तरह से नेपाल बैठा हुआ है उसके बाद किया गया है। नेपाल के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन का हिस्सा है। पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, राजनीति, सब कुछ इसी पर टिका है। और जब अचानक फेसबुक और यूट्यूब बंद हो गए तो युवाओं के हाथों से मोबाइल भले ना छूटा हो लेकिन उनका धैर्य जरूर टूट गया। विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूल, कॉलेज तक छात्र सड़कों पर उतर आए। काठमांडू के मैतीघर मंडला से लेकर संसद भवन तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, जुबान पर नारे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया बैन हटाओ। लेकिन असली नारा था राजा आओ देश बचाओ, यानी राजा आओ देश बचाओ, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ। यही वो नारा है जिसने आंदोलन को सिर्फ सरकार विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन भी बना दिया। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वामपंथी नेताओं और विदेशी शक्तियों की साजिश से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही नेपाल का सामाजिक ताना बाना बिगड़ता गया। ईसाई मिशनरियों की सक्रियता बढ़ी, माओवादी एजेंडा हावी हुआ, इस्लामिक चरमपंथ किस तरीके से नेपाल बॉर्डर्स पर हावी हो गए, चीन की दखल अंदाजी गहराती चली गई। लेकिन जनता का दिल आज भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी नेपाल और हिंदू राष्ट्र के लिए धड़कता है।
पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आज भी युवाओं में सम्मानित चेहरा माने जाते हैं और इसी साल मार्च में उनके समर्थन में हजारों युवाओं ने काठमांडू से पोखरा तक रैलियां निकाली थी। वही मांग फिर से उठ रही है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ओली सरकार की डगमगाती कुर्सी, छात्रों के उग्र आंदोलन ने ओली सरकार की नींव हिला दी है। संसद भवन का घेराव हो चुका है। सरकारी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। हालात काबू से बाहर देख सरकार ने देखते ही देखते गोली मारो का आदेश तक जारी कर दिया। और ये वही परिदृश्य है जो हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ देखा गया था। यानी पड़ोस में तानाशाही के खिलाफ युवा क्रांति का मॉडल अब नेपाल में भी दोहराया जा रहा है। नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भारत का अंग है। हालांकि बांग्लादेश और नेपाल की अगर बात है तो यहां पर आपको दो अंतर समझने होंगे। बांग्लादेश में जिस तरीके से जिसे क्रांति का नाम दिया गया था, दरअसल वो क्रांति नहीं, बांग्लादेश को पूरी तरह से चरमपंथी और कट्टरपंथी देश में बदलने का एक हथियार था। वो सोच जो आज भी वहां हावी है, जिस वजह से वहां पर एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। लेकिन इसके उलट नेपाल की ये क्रांति यहां पर समझना होगा कि अपने उसी हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही है, अपनी उसी हिंदू अस्मिता के लिए हो रही है, जिसे पूरी तरह से 2008 में समाप्त कर दिया गया था। अब नेपाल और भारत के रिश्तों की अगर बात करें तो नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भारत का अंग है। रामायण से लेकर भगवान पशुपतिनाथ तक भारत और नेपाल का रिश्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक इन सभी धाराओं से जुड़ा हुआ है। आज जब नेपाल के युवा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ये भारत के लिए भी एक अवसर है। अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर लौटता है तो ये सिर्फ नेपाल का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का परिदृश्य ही बदल देगा। ये भारत की सांस्कृतिक, सुरक्षा और भू राजनीतिक शक्ति दोनों को मजबूत करेगा। इस आंदोलन के दौरान छात्रों ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर प्रदर्शन को संगठित किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन इन प्रदर्शनों का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए करेगा या फिर यही प्लेटफॉर्म ओली सरकार को बचाने के लिए जाल बुनेंगे। यहां भारत के लिए भी दोहरी चुनौती है। पहला, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जनता की मांग का समर्थन करना और दूसरा, चीन को नेपाल की राजनीति से दूर रखना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल की जनता को फिर से अपनी धार्मिक पहचान पाने का अधिकार नहीं है? जिस तरीके से ये आक्रोश है उसके बाद उस आक्रोश को दबाने का प्रयास किया गया, तो सवाल यही है कि क्या उनको अपनी पहचान पाने का अधिकार नहीं है? क्यों ओली सरकार सोशल मीडिया बैन की आड़ में हिंदू राष्ट्र की मांग को दबाना चाहती है? आज नेपाल की सड़कों पर जो दृश्य है वो सिर्फ इंटरनेट बैन का विरोध नहीं है, ये उस राष्ट्र की आत्मा की पुकार है जिसे 2008 में विदेशी ताकतों और वामपंथी नेताओं ने छीन लिया था। अब नेपाल का युवा कह रहा है कि हमें फेसबुक, यूट्यूब दो या फिर हिंदू राष्ट्र वापस करो। यही आंदोलन नेपाल को एक नई दिशा देगा या फिर ओली सरकार कुर्सी छोड़ने को मजबूर होगी। नेपाल की संसद को हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग सुननी ही पड़ेगी। ये बड़ी तस्वीर इस बात की ओर संकेत करती है। काठमांडू की गलियों से उठी ये आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। नेपाल की युवा पीढ़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने नहीं बल्कि इतिहास बदलने के लिए सड़क पर उतरी है। तो नेपाल में क्या एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वो तस्वीर वापस लौटेगी और ये जो युवा आंदोलन, युवा आक्रोश है, क्या ये उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा? कि संसद का सेंट्रल हॉल और वहां विपक्ष का मॉक पोल। दरअसल 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने अपने सांसदों को मतदान की ट्रेनिंग दी।
लेकिन इस अभ्यास से ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हो रही है जिसे विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है। नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कागजों पर योग्य और प्रतिष्ठित, लेकिन उनके फैसलों और हालिया मुलाकातों ने राजनीति की जमीन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सलवा रुडूम पहल को असंवैधानिक करार दिया, यानी नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए एक जन आंदोलन को उन्होंने रोक दिया। यही वजह है कि भाजपा पूछ रही है कि क्या ये वही सोच है जिसे विपक्ष अब संविधान रक्षक बताकर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में रेड्डी चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी मिलने पहुंचे। सवाल उठता है कि क्या ये मुलाकात राजनीतिक विवशता थी, वैचारिक संगति थी या फिर सत्ता की ललक थी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीधे शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अगर दोषी करार दिए गए नेता से मिलकर देश की आत्मा बचाने की दुहाई दे तो ये पाखंड है। कृपया देश की आत्मा की बात ना करें। लेकिन असल में राजनीति यहीं पर उलझी है। विपक्ष इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बता रहा है, तो भाजपा इसे नक्सल प्रेम और भ्रष्टाचार संगति से जोड़ रही है। संख्या बल के लिहाज से तस्वीर साफ है। 781 सांसदों के निर्वाचक मंडल में एनडीए की स्थिति मजबूत है, लेकिन विपक्ष इसे वैचारिक जंग कहकर अपनी एकता साबित करना चाहता है। सवाल यह भी है कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे दल किस पाले में खड़े होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव लोकतंत्र का एक संवैधानिक पर्व है, लेकिन इस पर्व पर इस बार ये चुनाव महज सत्ता की गिनती का खेल नहीं रहा। ये चुनाव वैचारिक सवालों और राजनीतिक पाखंड की परतें खोल रहा है। क्या वाकई नक्सलवाद पर नरम रवैये रखने वाले और भ्रष्टाचारियों से मेल जोल रखने वाले नेता संविधान के रक्षक कहे जाएंगे, या फिर चुनाव विपक्ष की एकजुटता की नई तस्वीर पेश करेगा? 9 सितंबर को परिणाम तय होगा, लेकिन अभी से साफ है कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने विपक्ष के उम्मीदवार को ही बहस का बड़ा मुद्दा बना दिया है। और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई सवाल खड़े किए, वो अपने आप में विपक्ष की वैचारिक सोच पर एक बड़ा प्रहार है। आप भी देखिए।